वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो अभी हम लोगों का टॉपिक है साइटोप्लाज्म। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लर्निंग। और ये क्लास 11th का सेल बायोलॉजी का चैप्टर है साइटोप्लाज्म, और आप लोग स्टडी कर रहे हो क्लास 11th प्लस नीट के लिए, मेनली फोकस ऑन नीट। ओके, स्पीडी क्लास है और हमारे टेस्ट सीरीज भी हैं जिसे कि आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? नथिंग। साइटोप्लाज्म क्या है? एक गिलास शरबत जो है ना, शरबत गाढ़ा वाला शरबत, वो शरबत जो है वो लिक्विड जो है गाढ़ा वाला डेंस लिक्विड जो है वही है आपका साइटोप्लाज्म। वो मीडियम देता है, माध्यम देता है जहाँ की सारे अदर ऑर्गेनेल्स रहते हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम्स या गोल्गी बॉडी, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल के अंदर इसी साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। ओके, तो साइटोप्लाज्म जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो गाढ़ा द्रव है इसे कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, या आप इसे कह सकते हो हाइलोप्लाज्म। इसका सेकेंडरी नेम है हाइलोप्लाज्म या साइटोसॉल। तो तीन नेम है, कोई भी नाम आपको क्वेश्चंस में लिखा हुआ रह सकता है। साइटोसॉल भी रह सकता है, हाइलोप्लाज्म भी रह सकता है, या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स रह सकता है, या साइटोप्लाज्म रह सकते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, दो भाग में, एक बाहर वाला भाग और एक अंदर वाला पार्ट्स। ठीक है ना, ये प्लांट सेल है जिसमें कि आप बीच में बड़ा सा वैक्यूल दिखाया जा रहा है। ठीक है, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, कोई भी सेल हो। ओके, वहां आपको टू पार्ट्स में रहेंगे। एक जो रहेगा वह रहेगा आपका इक्टोप्लाज्म, और दूसरा साइटोप्लाज्म को डिवाइड किए इंडोप्लाज्म, इक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म। इक्टोप्लाज्म का ही दूसरा नाम है कॉर्टेक्स। इक्टोप्लाज्म का सेकेंडरी नेम कॉर्टेक्स। याद रखना है, ये सब चीज हड़बड़ाना नहीं है। ओके, और इक्टोप्लाज्म जो है वह गाढ़ा है, जेल स्टेट, और इंडोप्लाज्म जो है वह आपका सॉल स्टेट में है, और इसका सेकेंडरी नेम है मेड्यूला। इंडोप्लाज्म का सेकेंडरी नेम होता है मेडुला होता है। इक्टोप्लाज्म जो होते हैं पेरिफेरल, डेंसर एंड नॉन ग्रेनुलर होते हैं। ये पेरिफेरल हैं, डेंसर हैं और नॉन ग्रेनुलर होते हैं। वहीं इंडोप्लाज्म जो होते हैं वो अंदर साइड में होते हैं और लेस डेंसर होते हैं एंड ग्रेनुलर पार्ट होते हैं। अंदर में अगर आप देखोगे ये जो लिक्विड है इसे दो भाग में अगर हम लोग बांट दें तो यहाँ अंदरूनी जो पार्ट रहेगा ना, ये इस पार्ट को हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्म। ओके, और ये जो इंडोप्लाज्म पार्ट है यहाँ पर जो लिक्विड रहेंगे वो थोड़ा आपको पतला रहेगा, है ना। क्या रहेगा? थोड़ा पतला रहेगा, दैट मीन्स लेस डेंसर। और बाहर में जो है आपका वह है आपका इक्टोप्लाज्म, और वह इक्टोप्लाज्म जो है वह आपका गाढ़ा द्रव है। तो इस गाढ़े द्रव को हम लोग एक नाम देते हैं, क्या? जेल कहते हैं, और जो पतले द्रव रहते हैं उसे हम लोग सॉल कहते हैं। ओके, क्लियर है। इक्टोप्लाज्म का सेकंड नेम क्या है? कॉर्टेक्स। वेरी गुड। इंडोप्लाज्म का सेकंड नेम मेडुला। इक्टोप्लाज्म को ऑल्सो हम लोग कहते हैं जेल। इक्टोप्लाज्म क्या है? गाढ़ा है। इंडोप्लाज्म को सेकेंडरी हम लोग क्या कहते हैं? सॉल। ठीक है ना। और ये क्या होता है ना कि ये मटेरियल जो है ना ये हमेशा इंटरचेंजेबल होता है, ये इंटरचेंज भी करते रहते हैं। इक्टोप्लाज्म इंडोप्लाज्म में घुस जाते हैं, इंडोप्लाज्म इक्टोप्लाज्म में घुस जाते हैं, यानी जेल सॉल चेंजिंग हमेशा चलते रहता है साइटोप्लाज्म में। ओके, और इस साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या करें? साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स को हाइलोप्लाज्म कहते हैं। और ये बिहेव्स करता है कैसे? रिवर्सिबल सॉल जेल कोलोइड सिस्टम। यह जो हाइलोप्लाज्म होता है, नोट डाउन, याद रखना है कि कैसा होता है? रिवर्सिबल सॉल जेल कोलोइड सिस्टम। जैसे ही कॉर्नर पर पहुंचता है कि गाढ़ा हो जाता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचा तो गाढ़ा हो गया, और जैसे ही न्यूक्लियस के पास अंदर की तरफ पहुंचा तो वो क्या हो गया? हल्का हो गया, पतला हो गया, यानी सॉल हो गया। तो इस तरह से ये सॉल जेल इसमें से उसमें, उसमें से इसमें मीडियम चेंज करते रहते हैं। ओके, तो एक साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ओके, तो उस सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स अभी हम लोग यहाँ देखेंगे इस क्लास में, वो देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्टडी करने जा रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना
वो अंदर में न्यूक्लियस से सटे हुए रहता है। न्यूक्लियस से ये जो सटा हुआ जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये ग्रे कलर का, दिस इज द एंडोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्म भी होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रफ खुरदुरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ चिकना, यानी चिकना गाल वाला, और एक रुखड़ा गाल वाला। तो रुखड़े गाल वाले को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकने गाल वाले को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ है तो रुखड़ा है, इसका मतलब उसके शरीर गाल में पिंपल्स हो गया। तो वो जो पिंपल्स होता है, तो यहाँ पिंपल्स नहीं कहते हैं, यहाँ हो जाता है क्या, राइबोजोम। इसके गाल पर बैठ गया जाके क्या, राइबोजोम बैठ गया, और इसी राइबोजोम के चलते ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाता है, रफ। यानी कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होते हैं, यानी टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, वो उनका नाम, वेरी गुड, ग्रैनियर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, ग्रैनियर साहब ने। और इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने का श्रेय जाता है आपको पॉटर क्लॉड एंड इनके दोस्त फ्यूलाम को। पॉटर क्लॉड एंड फ्यूलाम ने इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख करके बताया, ओ ये इस तरह से है ना, न्यूक्लियस के पास बैठा हुआ। लेकिन नाम नहीं दे पाए। नाम देने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आ गए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यह टर्म जो आप बोलते हो, सुनते हो, एग्जाम में जो आता है, वो देने वाले साइंटिस्ट हैं पॉटर साहब। कौन है, हैरी पॉटर नहीं, पॉटर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म दिए हैं पॉटर ने। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ रहता है, ये तो आपको मालूम है, न्यूक्लियस के आसपास ही ये रहता है। ओके। और ये क्या है कि इसे आपको देखने के लिए अभी जो मैंने पहले पढ़ाया था, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, उसको तो लाइट माइक्रोस्कोप्स में आप लोग देख लिए, लेकिन इसे लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाओगे। इसके देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क है, जाल है, क्या है, नेटवर्क है। देखने में ही लग रहा है पूरी तरह से ये जाल है ऑफ इंटरकनेक्टेड, जो कि आपस में ही कनेक्टेड रहते हैं। इंटरकनेक्टेड यानी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। किस किस चीज़ का जाल है, तो नंबर 1 एक तो रहता है सिस्टर्नाई, दूसरा रहता है ट्यूब्यूल्स, और तीसरा है वेसाइकल्स। सिस्टर्नाई, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स का आपस में बहुत अच्छा ये जाल बना करके रहता है, और ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके। और ये पूरी साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, ठीक है ना, लेकिन मुख्यतः यह रहता है कहाँ, एंडोप्लाज्म में। ओके। एंडोप्लाज्म में ही यह मुख्यतः रहता है, नॉट इन इक्टोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के पास यह रहता है। यह अपना घर न्यूक्लियस के पास बनाया है। और लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, प्लास्टिड भी नहीं पाया जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। और जितने भी यूकैरियोट्स हैं सभी में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में। वेरी गुड। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। कौन कौन सेल है, एक आपका जर्मिनल सेल्स में यह नहीं पाया जाता है, दूसरा आपका मैच्योर मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स। ये दो एक्सेप्शन है जहां की ये नहीं पाए जाते। तो आप याद रखना कि मैच्योर मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स एंड जर्मिनल सेल्स में आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसे दो भाग में डिवाइड कर दिए, एक चिकना गाल वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे आप कह सकते हो एक ग्रैन्युलर, है ना, एक ग्रैन्युलर यानी ग्रैन्यूल्स नहीं है, एक ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्टकट में कहते हैं हम लोग SER। ओके। और दूसरा जो है रुखड़े गाल वाले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आप इसे कह सकते हो ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं RER। ओके। तो ये आप देखो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये देखो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ क्यों है, क्योंकि इस पर आपको राइबोसोम्स सटा हुआ है। पिंपल्स हो गया, किसका पिंपल्स हो गया है, राइबोसोम्स का, इसमें पिंपल्स नहीं है। ओके। दिस इज द डिफरेंसेज बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
ये बनते हैं किन किस चीज से, तो एक सिस्टरनाई से। तो देखो सिस्टरनाई कैसा होता है, ये देख लो, सिस्टरनाई पर आपको राइबोसोम्स अटैच्ड हैं और ये जो है इसे लैमेलाई कह रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये सिस्टरनाई है, इसे सिस्टरनाई कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ लैमेलाई को सिस्टरनाई कह रहे हैं। दूसरा जो होता है वेसाइकल्स होता है, वेसाइकल्स पर भी राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, और ये आपके ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर हैं। ओके, तो लैमेलाई, वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स ये तीनों मिल करके आपका एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है सेल साइटोप्लाज्म में, है ना। साइटोप्लाज्म को हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, हाइलोप्लाज्म वहां, और उसे हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहला जो हम लोग स्टडी करते हैं वो देखते हैं सिस्टरनाई, है ना, सिस्टर को नहीं, सिस्टरनाई। ओके, नैरो होते हैं और 2 लेयर का ये होता है, नैरो होता है, सकरा होता है, 2 लेयर्ड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है तो बहुत पतला है, बहुत पतला है। एंड अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड नहीं होते हैं। सिस्टरनाई एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं लेकिन ब्रांच्ड नहीं होते हैं। ओके, तो अनब्रांच्ड होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के पास में। ओके, न्यूक्लियस के पास में ये प्रेजेंट रहते हैं और एक दूसरे से क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। जितने भी सिस्टरनाई जो रहेंगे ना, आपको लगेगा देखने में कि ब्रांच है लेकिन ब्रांच नहीं है, सभी सिस्टरनाई अलग अलग रहते हैं और वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, लेकिन ब्रांच्ड नहीं रहते, ये अनब्रांच्ड होते हैं। और प्रत्येक जो होते हैं उनकी मोटाई जो होती है वो 40 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है और सभी पर राइबोसोम्स सटे हुए रहते हैं, ठीक है ना। और उन सेल्स में यह ज्यादा पाया जाता है जहां की प्रोटीन फॉर्मेशन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जहां जहां जिस जिस सेल में आपको प्रोटीन फॉर्मेशन की ज्यादा जरूरत है वहां आपका सिस्टरनाई ज्यादा होगा। तो मोर इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स, प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में यह ज्यादा होता है। सेकंड जो हम लोग देखेंगे वह देखते हैं वेसाइकल्स। वेसाइकल्स क्या रहते हैं, वो आपको राउंड राउंड, है ना, जैसे तैसे राउंड राउंड, जैसे लगा कि जैसे छोटा छोटा बच्चा है ना जो आटे की गोली बना रहा है, गुथ रहा है, कोई किसी तरह का, कोई किसी तरह का गुथ दिया, मम्मी घुसाएगी ही। ओवल और राउंडेड रहते हैं एंड स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, और पूरे साइटोप्लाज्म में छितराए रहते हैं जहां तहां, ठीक है ना। और ये क्या रहते हैं, ओवल और राउंडेड रहते हैं और इनका साइज जो है वो 25 से 500 माइक्रोमीटर का होता है। और इस पर क्या होते हैं, इस पर भी राइबोसोम्स आपका सटे हुए रहता है और ये वहां ज्यादा पाए जाते हैं जहां की प्रोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। जहां भी प्रोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा वहां ये आपका वेसाइकल्स रहेगा और वहां उस सेल में ये सिस्टरनाई की मात्रा ज्यादा होगी। जिन जिन सेल्स में प्रोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा करना है वहां ये दोनों रहेंगे क्योंकि उन पर राइबोसोम्स रहते हैं। तीसरा जो है वह रहता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा चौड़े होते हैं, वाइडर होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं और ये ब्रांच्ड एलिमेंट्स हैं। ये ध्यान देने का चीज़ है कि ट्यूब्यूल्स और सिस्टरनाई में ये डिफरेंसेज है कि सिस्टर जो होती है वो ब्रांच्ड नहीं होती है, ठीक है, अनब्रांच्ड होती है, लेकिन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। तो यहाँ जो आप ट्यूब्यूल्स देख रहे हो ना, ब्रांच्ड हैं। तो ट्यूब्यूल्स ब्रांच होते हैं लेकिन सिस्टरनाई ब्रांच नहीं होते हैं। और ये जो प्रेजेंट होते हैं यह सेल मेम्ब्रेन के पास थोड़ा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इस पर कोई राइबोसोम्स नहीं होता है, विदाउट राइबोसोम्स। इसलिए यह उन सेल्स में कम पाए जाते हैं जहां की प्रोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, बल्कि ये उन सेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं जहां की लिपिड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। यानी कि जिस सेल्स को लिपिड का फॉर्मेशन ज्यादा करना है तो उस सेल्स में क्या रहेगा, ट्यूब्यूल्स रहेगा। जिस सेल्स को प्रोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा करना है उस सेल्स में क्या रहेगा, सिस्टरनाई और वेसाइकल्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। तो कुछ कॉमन फंक्शंस है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक्ट्स करता है, काम करता है एज अ सेल सर्कुलेटरी सिस्टम का, या सेल में सर्कुलेशन करने का, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी काम करता है। जैसे पूरे हमारे बॉडी में ब्लड जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है ना, और ब्लड के लिए हमारे पूरे शरीर में आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। तो ठीक उसी तरह से ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल के अंदर में आर्टरी और वेन्स के जगह पर ये काम करता है। ओके, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स करता है मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, जस्ट लाइक आर्टरीज एंड वेन्स इन ए डायरेक्शनल फ्लो, एक डायरेक्शनल
में, और यह एक साइटोस्केलेटन की तरह भी काम करता है। जैसे हमारे पूरे बॉडी में शरीर को एक संरचना देने के लिए हड्डी है, स्केलेटन सिस्टम है, तो एक सेल के अंदर स्केलेटन न होकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जस्ट लाइक हमारे स्केलेटन, ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन का काम करता है, और हमारे सेल्स को यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि उसका एक निश्चित शेप रहे। यानी सेल का शेप यदि निश्चित है तो उसका पीछे रीजन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो सेल का स्केलेटन है। ओके, और ये प्राइमरी लाइसोजोम्स का भी फॉर्मेशन करता है। प्राइमरी लाइसोजोम जो बनते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही फॉर्म करते हैं। और कुछ स्पेशल फंक्शन हम लोग देखेंगे किसके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन है मालूम है? ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वहां पाया जाता है ज्यादा जहां की प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस यदि आपको ज्यादा करना है जिस सेल को, उस सेल्स में RER पाया जाता है। ओके, और RER से ही फॉर्म्स करता है ACR। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। कब? जब उसके पर जो है सिस्टर्नाई पर जो मौजूद आपको ये जो राइबोसोम्स हैं ये डिटैच हो जाते हैं, हट जाते हैं, ये हट जाते हैं। जितने पिंपल्स है वो पिंपल्स गायब हो जाएंगे तो चिकना गाल हो जाएगा। जब गाल चिकना हो गया तो RER से ACR फॉर्म कर गया। ठीक है ना? कैसे बनता है? बाय लॉस ऑफ राइबोसोम्स। और RER ही है जो कि फॉर्म्स करता है ट्रांजिशन वेसिकल्स which carry the materials to the cisternae of Golgi apparatus। कुछ स्पेशल फीचर हम लोग देख लेते हैं। ACR का पूरा देख लिए, एक बार एक जगह देख लेते हैं कि ACR जो है वो लिपिड सिंथेसिस का काम करता है, सबको मालूम है ना? और जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स यदि बनता है इन एडिपोसाइट्स में तो वो ड्यू टू ACR, वो ACR का काम है ना? ACR ही है जो लिपिड सिंथेसिस करता है। स्टेरॉयड सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस करना, जैसे सेक्स हार्मोन्स लाइक टेस्टिरोन ऑफ टेस्टिज एंड एस्ट्रोजेंस ऑफ ओवरी, इन दोनों का सिंथेसिस निर्माण कौन करता है? तो SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ध्यान देने का चीज है कि सेक्स हार्मोन आपके जो है मेल में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस फीमेल में, ये दोनों का सिंथेसिस जो करता है, निर्माण करता है, तो वो कौन करता है सिंथेसिस? ACR करता है। यानी ACR का ही काम है, S से स्मूथ और S से स्टेरॉयड, ACR ही है जो कि स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करता है। और ये हेल्प करता है आपको ग्लाइकोजेनोलाइसिस में इन द लीवर सेल्स। लीवर सेल्स के अंदर ग्लाइकोजेनोलाइसिस में भी आपका ACR हेल्प करता है। ACR आपको हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। अगर बॉडी जो है हमारा हार्मफुल ड्रग्स ले लिया है ना, जहर कोई खा लिया हल्का फुल्का, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने में, हमारे शरीर के अंदर कोई इतना भी जहरीला पदार्थ जो जाता है उसको डिटॉक्सिफाई करने में कोई हेल्प करता है तो वो है ACR। तो ACR का रोल बहुत ज़्यादा है ना? और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, और इसका जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो आपको हेल्प करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। अब इसके बाद नया चैप्टर, दैट इज गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी अब हम लोग देखते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपको न्यूक्लियस के पास सटे हुए रहता है। ये देख लो, न्यूक्लियस के पास सटे हुए रहता है, गाल इसका चिपका लेगा न्यूक्लियस से और ये रहेगा। और ये जो है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, यह थोड़ा इससे दूर रहता है, ठीक है ना, लेकिन रहेगा, उसके पास ही जाना चाहता है, लेकिन इसी के आसपास रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग कहते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ऑल्सो कॉल्ड लिपोकॉन्ड्रिया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम है लिपोकॉन्ड्रिया, या आप इसको कह सकते हो आइडियोजोम, या इसको कह सकते हो डाल्टन कॉम्प्लेक्स। इसके बड़े नाम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी apparatus। सारे नाम आपको याद रखने हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग कहते हैं लिपोकॉन्ड्रिया, और इसे क्या कहते हैं आइडियोजोम्स, और इसे क्या कहते हैं डाल्टन कॉम्प्लेक्स,
और गोल्गी बॉडी से ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्गी apparatus। इसे सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो है जॉर्ज साहब। जॉर्ज साहब ने 1867 में ऑब्जर्व किया सबसे पहले, और इसका मार्फोलॉजिकल डिटेल्स है ना, मार्फोलॉजिकल डिटेल्स दिया कैमिलो गोल्गी ने 1898 में इन द नर्व सेल्स ऑफ कैट्स एंड ब्राउन ऑल्स। और ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह बहुत छोटा नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, इसे आप सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हो, किसे, गोल्गी बॉडी को। गोल्गी बॉडी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, आपको सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है सब में पाए जाते हैं। इसके भी एक्सेप्शन है, जैसे कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसीएस में यह नहीं पाया जाता है, एंथ्रोजॉइट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में नहीं पाए जाते हैं, और सीव ट्यूब्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स में नहीं पाए जाते हैं। तो ये ध्यान देने का चीज़ है कि एंथ्रोजॉइट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है, और सीव ट्यूब्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं पाए जाते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है, गोल्गी बॉडी जो है, वो जितने भी वर्टिब्रेट सेल्स हैं वहाँ आपको सिंगल होते हैं और लोकलाइज्ड होते हैं, सिंगल होते हैं और लोकलाइज्ड होते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट सेल्स हैं, वर्टिब्रेट में यानी हम लोगों में, ठीक है ना, गोल्गी बॉडी क्या रहेगा, एक सेल के अंदर एक रहेगा, सिंगल, और वो लोकलाइज्ड रहेगा, एक जगह पर निश्चित रहेगा। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, इनवर्टिब्रेट गोल्गी सोम। वर्टिब्रेट्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स का एक नया नाम है, दैट इज गोल्गी सोम। ओके और ये जो रहता है वो आपको सेंट्रियोल्स के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर रहता है, न्यूक्लियस के पास सटा हुआ रहता है, न्यूक्लियस से ही सटे हुए रहता है। लेकिन जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं और आपके प्लांट सेल्स हैं, इनवर्टिब्रेट और प्लांट सेल्स हैं जितने भी, वहां आपको नंबर ऑफ गोल्गी बॉडीज होते हैं जो कि स्कैटर्ड रहते हैं, छितराए हुए रहते हैं इरेगुलरली साइटोप्लाज्म में। ओके आपके वर्टिब्रेट में हम लोगों में एक रहता है और न्यूक्लियस के पास सेंट्रियोल के आसपास ही रहता है, लेकिन इनवर्टिब्रेट में आपके या प्लांट सेल में ये क्या रहते हैं, छितराए हुए रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, इरेगुलरली रहते हैं। इसलिए इसको प्लांट सेल और इनवर्टिब्रेट में एक नया नाम दिया जाता है, डिक्टियोजोम्स। तो गोल्गी बॉडी का ही एक नया नाम है क्या, डिक्टियोजोम्स। किसमें कहा जाता है डिक्टियोजोम्स, आपको इनवर्टिब्रेट और प्लांट सेल्स में, यानी डिक्टियोजोम्स जो है वो इनवर्टिब्रेट सेल्स में नहीं पाए जाएंगे, प्लांट सेल्स में पाए जाएंगे, इनवर्टिब्रेट में पाए जाएंगे। ओके तो अब हम लोग देखते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, ये है आपका गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर। इसका दो फेस होता है, एक ऐसे जो देख लो फेस, ये हो गया कॉनकेव, है ना, केव मतलब होता है गुफा, कॉनकेव फेस। ओके और केव का मतलब होता है क्या, गुफा फेस। तो इसे हम लोग कहते हैं मैच्योरिंग ट्रांसफेस। ये हो गया इसको ट्रांसफेस। ट्रांसफेस किधर होता है, कॉनकेव साइड में। ओके और दूसरा जो ये साइड जो देख रहे हो, पीठ दिखाता हुआ, ठीक है ना, तो ये जो साइड हो गया, ओके इधर से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दिस इज द वैक्स, उभार है। तो उभार वाले जो साइड है उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मिंग सिस फेस। तो दो फेस हो गए, एक हो गया गुफा वाला फेस जिसको कि हम लोग कहते हैं ट्रांसफेस, मैच्योरिंग ट्रांसफेस हो गया, मैच्योर फेस है, ट्रांसफेस है। और ये जो उभार वाले साइड में जो फेस रहता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, उसको हम लोग कहते हैं सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। गोल्गी बॉडी जो है वो लार्ज साइज के होते हैं, किसमें, मैच्योर, फंक्शनल एंड सेक्रेटरी सेल्स में। जितने भी मैच्योर होंगे, फंक्शनल और सेक्रेटरी सेल्स है, फंक्शनल तो रहने ही चाहिए और सेक्रेटरी सेल्स है, तो वहां ये गोल्गी बॉडी बड़े बड़े पाए जाएंगे। ओके किसमें, सेक्रेटरी सेल्स में, जैसे कि आपका नर्व सेल्स में, पैनक्रियाटिक सेल्स में, लीवर सेल्स में, गॉबलेट सेल्स और जर्मिनल सेल्स। यहां आपको इनके सेल्स में गोल्गी बॉडी बड़े बड़े रहेंगे। छोटे छोटे गोल्गी बॉडी पाए जाते हैं नॉन सेक्रेटरी सेल्स में। नॉन सेक्रेटरी जितने भी सेल्स हैं उसमें इनका साइज क्या रहता है, कंपैरेटिवली छोटा रहता है इन सेल्स की तुलना में। जैसे कि आपका मसल सेल्स, मसल सेल्स नॉन सेक्रेटरी सेल्स है, वहां से कोई चीज सेक्रेट नहीं होता है, तो वो क्या हो गया, स्मॉल साइज, वहां गोल्गी बॉडी रहते हैं। और अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डाल्टन एंड फेलिक्स ने 1954 में कहा कि गोल्गी बॉडी जो है वो बना हुआ है 3 एलिमेंट्स का।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखा, किन्होंने देखा? डाल्टन एंड फेलिक्स साहब ने। ये डाल्टन एंड फेलिक्स साहब ने देख करके कहा कि भाई गोल्गी बॉडी जो है वो बना हुआ है सिस्टर्नाई का, वैक्यूल्स का और वेसाइकल्स का। ये तीन चीज़ों का ये बन करके एक पूरा पैकेज है जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या? गोल्गी बॉडी। सिस्टर्नाई को ऑल्सो हम लोग कहते हैं फ्लैटेंड सैक्स। सिस्टर्नाई का ही, यहाँ सिस्टर्नाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला नहीं, गोल्गी बॉडी के सिस्टर्नाई को ऑल्सो हम लोग कहते हैं फ्लैटेंड सैक्स, सैक्यूल्स या पैरेलल मेंबर्स। तीन नाम है सिस्टर्नाई के, फ्लैटेंड सैक्स, सैक्यूल्स भी कह सकते हो और पैरेलल मेंबर्स भी कह सकते हो। यहाँ वैक्यूल्स भी होता है, ठीक है ना, वो सेल वाला वैक्यूल्स नहीं, ये दूसरा वैक्यूल्स हो गया गोल्गी बॉडी का, और वेसाइकल्स होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला वेसाइकल्स नहीं, यहाँ एक अलग वेसाइकल्स है। ओके, मिलता जुलता सिमिलरिटी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो कॉन्केव साइड जो होता है वो हमेशा डायरेक्टेड होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ। कॉन्केव साइड जो गुफा वाला जो साइड होता है वो किधर होता है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। आप इसको जब भी देखोगे, ये देख लो, ये कॉन्केव साइड जो है ना, ये कॉन्केव साइड, तो ये जो गोल्गी बॉडी का जो कॉन्केव साइड है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ रहेगा इसका कॉन्केव साइड। और ये जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो कॉन्केव साइड रहता है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? मैच्यूरेशन फेस। भाई मैच्योर हो गए हो तो तब तुम घर से बाहर की तरफ भाग रहे हो और सेल मेम्ब्रेन के पास जाके सट रहे हो, और इसे ऑल्सो कहते हैं ट्रांस फेस, कि भाई अब तुम्हारा ट्रांसफर होने वाला है। क्लियर? तो ट्रांसफर होगा किसका? जब गुफा बन जाएगा तब, ठीक है। और वो किसके पास चला जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा। और वो सब फेस कैसा होगा? मैच्यूरेशन फेस होता है। और इसी को दूसरा नाम क्या होता है? ट्रांसफेस। और कॉन्वेक्स साइड सरफेस है, ठीक है ना। तो इसका जो उभार वाला जो सरफेस जो रहता है, दिस इज द कॉन्वेक्स शेप। तो जब कॉन्वेक्स जो सरफेस जो इसका रहता है वो न्यूक्लियस के पास रहता है, टुवार्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ मुंह करके रहता है कि भाई कुछ भी दे लो, लाओ खा लेते हैं, है ना। कॉल्ड फॉर्मेटिव फेस, और उसको कहते हैं फॉर्मेटिव फेस। और जो न्यूक्लियस के पास रहता है वो क्या होता है? फॉर्मेटिव फेस होता है। और कैसा होता है? कॉन्वेक्स सरफेस होता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? सिस फेस। तो सिस फेस क्या होता है? ट्रांसफेस क्या होता है? फॉर्मेटिव फेस किसको कहते हैं? मैच्यूरेशन फेस किसको कहते हैं? ये सब ध्यान देने का है, एग्जाम में यही सब बढ़ाता है लड़के को, स्टूडेंट्स को। फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी। अब देखते हैं हम लोग गोल्गी बॉडी के फंक्शंस। ये इसका काम है क्या? सेल सेक्रेशन में ये इन्वॉल्व होता है ना। सो जितने भी लार्ज साइज होते हैं इन सेक्रेटरी सेल्स, इसके साइज जो है ना बड़े बड़े होते हैं। किस सेल में? जहां की जिस सेल का सेक्रेशन का काम रहता है। और ये एक्ट्स एज पैकेजिंग मेम्ब्रेन, और ये पैकेजिंग मेम्ब्रेन की तरह ये कार्य करता है और कंडेंसेस द मटेरियल्स इन द सेक्रेटरी वेसाइकल्स। और सेक्रेटरी वेसाइकल्स में ये क्या करता है? मटेरियल्स को कंडेंस करता है, गाढ़ा करता है, और ये भाग लेता है सेल प्लेट फॉर्मेशन में। जब सेल डिवीजन होता है तो उस दौरान ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में भाग लेता है कौन? गोल्गी बॉडी। और ये है जो फॉर्मेशन करता है प्राइमरी लाइसोजोम। प्राइमरी लाइसोजोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो फॉर्म करता ही करता है, गोल्गी बॉडी से भी फॉर्म करते हैं। और ये भाग लेता है विटेलोजेनेसिस में, यानी ओल्क सिंथेसिस में। योल्क सिंथेसिस, विटेलोजेनेसिस में भाग लेता है कौन? तो गोल्गी बॉडी। ओके। और बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बाय ग्लाइकोजाइलेशन में भी ये भाग लेता है। और ये कंपोनेंट है ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये क्या है? कंपोनेंट है। कौन है? गोल्गी बॉडी। ये ध्यान दे करके याद रख लेना बाबू कि कंपोनेंट ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन है? तो गोल्गी बॉडी, सो कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक। इसीलिए इसको ऑल्सो कहते हैं डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक। कौन है? तो एग्जाम में आएगा कि डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल, ऑप्शंस रहेंगे अलग अलग, तो आप चॉइस करना गोल्गी बॉडी। ओके। ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ट्रांसफॉर्मेशन और रिसाइकलिंग करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन और रिसाइकलिंग करने का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी के जिम्मे भी बहुत सारे काम सौंप दिए गए हैं। और इसके बाद जो हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, जिसे हम लोग पढ़े हैं, है ना, दैट इज लाइसोजोम। तो उस लाइसोजोम्स को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।